आज का टॉपिक है सूक्ष्म जैविकी परिचय एवं उनके अनुप्रयोग। सूक्ष्म जैविकी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत हम ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते। ये जीव प्रकृति में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, अत्यंत सरल छोटे होते हैं, एकोष्की होते हैं। बहुत से जो जीव हैं ये बहुकोष्की भी होते हैं। सूक्ष्म जीव जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से आवश्यक हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनके उत्पादों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसके अलावा इनका औषधि के रूप में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के रूप में इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत मुख्य रूप से जीवाणु, कवक और विषाणु आते हैं। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, कवक मतलब फंजाई और विषाणु मतलब है वायरस। तो ये सभी सूक्ष्म जीव मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं और उनको लाभ पहुंचाते हैं। साथ ही इसके अलावा पौधों में, जंतुओं में, जीवों में ये रोग उत्पन्न करते हैं। तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत हम जीवाणु के अनुप्रयोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जाते हैं डेयरी के क्षेत्र में। डेयरी के क्षेत्र से मतलब है कि दूध से उत्पन्न किए हुए पदार्थों का अध्ययन हम जीवाणु के माध्यम से तैयार करते हैं। जीवाणु के माध्यम से इसमें डेयरी के रूप में सबसे पहले पनीर निर्माण के लिए, पनीर निर्माण ये दूध से ही प्राप्त होता है, जिसमें वसायुक्त पदार्थों को हटा दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो जीवाणु होते हैं ये पनीर को रूप में अर्ध ठोस के रूप में तैयार करते हैं। इसमें लगभग 450 ग्राम जो पनीर है, इसमें 1780 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसका उपयोग सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की प्राप्ति के स्थान पर उपयोग करते हैं। मांस, जैसे कि मांस के स्थान पर पनीर का उपयोग किया जाता है। इसमें लगभग 20 से 30% वसा होती है, 20 से 35% प्रोटीन होता है और अल्प मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में रोज काम आने वाली पदार्थ हैं जो जीवाणु से ही उत्पन्न होते हैं। दूध में फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा ये प्राप्त होता है। दूसरा, डेयरी के क्षेत्र में दही एवं मक्खन। दूध में जो पाए जाने वाला लैक्टिक एसिड जीवाणु के द्वारा ये लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां होती हैं जो दूध को दही में परिवर्तित करती हैं। और इस तरह से अन्य इनकी जो जातियां हैं लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, ये दूध से दही बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ डेयरी उद्योग में मठा ये भी दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। मठा एक ऐसा पदार्थ है, दूध से दही बनने के बाद इसको मथ कर इसमें जो वसायुक्त पदार्थ हैं उनको अलग कर दिया जाता है, मक्खन को अलग कर देते हैं। जो शेष बचते हैं वह कहलाता है मठा। तो मठा का उपयोग भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आगे इसमें डेयरी उद्योग में योगर्ट
यह भी एक दूध से बने पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग ये खट्टे जैसे पदार्थ के लिए इनका किया जाता है। इसमें जो पाए जाने वाला जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस बर्गेलिस प्राइमर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और जो अरस्थ्रोस पदार्थ हैं इनको, अरस्थ्रोस पदार्थ जो दूध से बने हुए पदार्थ हैं, मथने से जो चिकनाई युक्त पदार्थ प्राप्त होता है योगर्ट कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं डेयरी उद्योग के बाद कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में हमें बहुत से ऐसे जो जीवाणु हैं हमारे लिए भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखते हैं। इसके अंतर्गत है नाइट्रोकारी जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखते हैं। इसके अंतर्गत जो नाइट्रोकारी जो जीवाणु हैं ये है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये जीवाणु नाइट्रीकारक जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में नाइट्रोजनकारी स्थिरीकरण के लिए जो भूमि में पाए जाने वाले जो स्वतंत्र जीवाणु हैं क्लस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर और कुछ पादपों में जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में की जड़ों में राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भाग लेते हैं और इस तरह से भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखते हैं। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में जीवाणु जो भूमि में पाए जाते हैं ये मृत जीवों और उत्सर्जी कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर अपघटक के रूप में भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखते हैं। तो ये मृतोपजीवियों को सड़ाने में भी मदद करते हैं और इस तरह से ये एक प्रकार के पदार्थों के चक्रीकरण में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो पदार्थ जीवों के द्वारा अवशोषित होते हैं, जब इनकी मृत्यु होती है तो पुनः ये पदार्थ वातावरण में वापस इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा अपघटक के रूप में अपघटित कर लिए जाते हैं जो पुनः दूसरे जीवों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कृषि के क्षेत्र में भी बहुत से जीवाणुओं का उपयोग देखते हैं। इसके बाद आता है सिरका उद्योग। सिरका उद्योग में जिसमें एक यौगिक के रूप में सिरका प्राप्त करते हैं, ये सिरका शर्करा पदार्थ से जीवाणुओं की उपस्थिति में पहले अल्कोहल बनाता है, फिर एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। शर्करा के रूप में C6H12O6 ईस्ट जीवाणु की उपस्थिति में ये पहले एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं, जिसमें ये अल्कोहल ये अल्कोहल जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का निर्माण करती हैं, एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल का मतलब है सिरका। सिरका जिसका उपयोग पदार्थों के प्रिजर्वेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब जिसमें पदार्थ को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं
जो हानिकारक जीवाणु हैं इन भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, उसके विरुद्ध हम एसिटिक अम्ल का उपयोग, सिलिका का उपयोग पदार्थों को प्रिजर्वेशन के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से सिरका उद्योग में भी जीवाणु का विशेष महत्व है। आगे रेशे की रेटिंग के लिए कई पौधे जो रेशे युक्त होते हैं, इन पौधों का उपयोग हम रेशे प्राप्त करने के लिए करते हैं। इनका जो तना है, तना से रेशों को अलग करने के लिए जीवाणु की उपस्थिति के द्वारा इनको अलग किया जाता है। तो रेशे प्राप्त करने वाले कुछ पादप हैं, जूट, पटसन, सन, ये जिनका उपयोग हम बहुत से पदार्थों के निर्माण के लिए, जैसे कि रस्सी है, बोरा है, इन सब का उपयोग हम रेशों के रूप में करते हैं। इसी तरह चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग जो कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो त्वचा है, उसमें कई विभिन्न पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। इन पदार्थों को विघटित करने के लिए जीवाणुओं की आवश्यकता होती है और ये जीवाणु इनको अपघटित करके इनसे चमड़ा अलग कर सकते हैं। तो जंतुओं के जो त्वचा में पाए जाने वाले जो वसा हैं, इन वसाओं को अलग कर सकते हैं जीवाणु के माध्यम से, जिसका उपयोग हम चमड़ा के रूप में करते हैं। इन चमड़े का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में चप्पल, बैग, ये बहुत सी वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद है जीवाणु का उपयोग हम औषधि के रूप में, औषधि के रूप में जीवाणु बहुत अधिक उपयोग किए जाते हैं। सबसे अधिक एंटीबायोटिक के रूप में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक जिसमें ऐसे जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, इन जीवों को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक की दवाएं दी जाती हैं। तो इनमें से कुछ एंटीबायोटिक की जो दवाएं हैं, एंटीबायोटिक के नाम है एक्टिडीन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस। एक्टिडीन एंटीबायोटिक है और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस ये जीवाणु है। इनका उपयोग कवक जनित पादप रोगों के लिए किया जाता है। कवक से उत्पन्न होने वाले पादपों में जो बीमारियां होती हैं, उनका उपयोग हम करते हैं एक्टिडीन एंटीबायोटिक से। इसी तरह एम्फोसाइनिन ये एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरस जीवाणु से प्राप्त होता है। ये ऐसे जीवाणु के लिए उपयोग किए जाते हैं जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होते हैं, ये रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एम्फोटेरेसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस ये जीवाणु हैं और एम्फोटेरेसिन ये एंटीबायोटिक हैं। इनका उपयोग उपचार इस्ट और कवक के लिए किया जाता है। इसी तरह क्लोरोमाइसिटीन ये भी एक एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली के द्वारा प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु के माध्यम द्वारा उपयोग करते हैं। ल्यूकोमाइसिन ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस कीटेसिनेंसिस के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग ग्राम धनात्मक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेंडी, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेंडी जीवाणु से नियोमाइसिन प्राप्त होता है और इसका भी उपयोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु के विरुद्ध ये एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिसस ग्राम धनात्मक यानी पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध
टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। इसी तरह इरिथ्रोसाइनिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथीस बैक्टीरिया से हम इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। इसका जो उपयोग है ग्राम धनात्मक जीवाणु के विरुद्ध किया जाता है। बेसिटेसिन एंटीबायोटिक ये बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं और इनका जो उपयोग है ये ग्राम धनात्मक जीवाणु के विरुद्ध किया जाता है। ग्रेमिसिडीन बैसिलस ब्रेविस जीवाणु के द्वारा हम ग्रेमिसिडीन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। ये भी ग्राम धनात्मक जीवाणु के विरुद्ध ग्रेमिसिडीन एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। टायरोथ्रिसिन बैसिलस ब्रेविस ये बैक्टीरिया हैं। इन बैक्टीरिया से हम ट्रायोथ्रिसिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग ग्राम धनात्मक जीवाणु एवं ऋणात्मक जीवाणु के विरुद्ध करते हैं। इसी तरह पॉलीमिक्सिन बी ये बैसिलस पॉलीमिक्सिया नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। इसका भी उपयोग हम ग्राम नेगेटिव जीवाणु के विरुद्ध उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम औषधि के क्षेत्र में भी बहुत से जीवाणु का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। इसी तरह जीवाणु का और अनुप्रयोग है विटामिन उत्पादनों के लिए। विटामिन उत्पादन जो कि विटामिन सबसे अधिक जीवों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ये बहुत ही अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, जो कि एक विशेष पदार्थों से ही हमें विटामिन प्राप्त होते हैं और इनका विकास और वृद्धि के लिए बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन विटामिन B2 राइबोफ्लोविन के नाम से विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। ये विटामिन B2 जो कि क्लस्ट्रीडियम आटोब्यूटेरिकम जीवाणु के द्वारा सूक्ष्म जीवों से ये संश्लेषित किए जाते हैं। इन्हीं जीवाणुओं के माध्यम से हम विटामिन B2 का संश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जो संश्लेषण किया गया था 1938 में। विटामिन B2 का संश्लेषण 1938 में किया गया था। दूसरा जो विटामिन है विटामिन B12 कोबालामिन विटामिन B12 इसका जो नाम है कोबालामिन। ये भी एक विलेय प्रोटीन है जो कि रक्त अल्पता और भूख लगने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसे स्ट्रेप्टोमोसेस ओलिवेसिस नामक जीवाणु से और बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु से प्राप्त करते हैं। इसी तरह विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है एस्कॉर्बिक। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल
जो कि एसिटोबैक्टर की सहायता से विशिष्ट शर्करा एल सार्बोज से प्राप्त किया जाता है, और ये डी सॉर्बिटल से एसिटोबैक्टर के द्वारा प्राप्त करते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु की सहायता से प्राप्त करते हैं। इसके बाद है एंजाइम उत्पादन के लिए। एंजाइम उत्पादन जो कि जीवों के जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये जीवों के जैविक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे कि पाचन जीवों में भोज्य पदार्थ के रूप में सेल्यूलोज भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए एंजाइम सेल्यूलेज का श्रावण करते हैं। सेल्यूलोज का पाचन करने वाले एंजाइम सेल्यूलेज का एंजाइम का श्रावण करते हैं। इसी तरह बैसिलस सबटिलिस जीवाणु का उपयोग प्रोटेज एंजाइम के उत्पादन में किया जाता है। बैसिलस सबटिलिस जीवाणु का उपयोग प्रोटेज एंजाइम के उत्पादन में किया जाता है। और भी इसमें जो जीवाणु हैं क्लस्ट्रिडियम की विशेष प्रजातियां जो कि पेक्टिनेज एंजाइम उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीवाणु का जो उपयोग है बहुत ही विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक सिद्ध होते हैं। इसके बाद हम अन्य और जीवाणु के बारे में और भी चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत कवक और विषाणु आते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। कई चीज़ों में हमारी जो दवाइयाँ हैं या विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। ठीक, आज हम इसी टॉपिक पर कवक के अनुप्रयोग के बारे में हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आज हम सूक्ष्म जैविकी परिचय एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किए। इस अध्ययन के दौरान हम कई चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जैसे कि हम देखें जीवाणु का खोज किसने किया। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कब किया? 1683 में। कब किया? 1683 में किया गया। और ये जो जीवाणु हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रकृति में सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रकृति में सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनके माध्यम से हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इनमें से मुख्य बिंदु के रूप में हमने विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा डेयरी उद्योग में देखा। डेयरी उद्योग में जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जो फर्मेंटेशन की क्रिया के माध्यम से, किण्वन की क्रिया के माध्यम से ये जीवाणु के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। तो इनका एक औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद जो जितने भी हम जो पदार्थ आपके सामने जो किण्वन के द्वारा तैयार किया हुआ जो पदार्थ आता है, इन पदार्थों को कैसे आया, कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन हम जीवाणु के अनुप्रयोग के माध्यम से हम आज ये ज्ञात हुआ कि डेयरी के क्षेत्र में क्या क्या हमें प्राप्त होता है। दूध से बने हुए पदार्थ, दही, मक्खन, योगर्ट, मठा, पनीर, इन चीज़ों के बारे में सीखें।
इसके साथ ही जीवाणु के दूसरे जो क्षेत्र हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में जितने भी जो जीवाणु हैं, जो प्रकृति में भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए जीवाणु का विशेष योगदान होता है। प्रकृति में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, लेकिन इसका उपयोग डायरेक्ट या सीधे पौधे उपयोग नहीं करते और इन चीजों का नाइट्रोजन का उपयोग सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा ही संश्लेषित करते हैं। ये विभिन्न पदार्थों के रूप में इनका संश्लेषण होता है। तो इस तरह से हम कृषि के क्षेत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में देखते हैं और नाइट्रोफाइंग जीवाणु के रूप में देखते हैं, और भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए मृत जीवों के सड़ाने में अपघटक के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जीवाणु सबसे मुख्य रूप से अपघटक होते हैं। जो जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों की मृत्यु के बाद इनका अपघटन कर लिया जाता है और वातावरण में पुनः ये वापस मूल तत्वों के रूप में वापस लाते हैं, और जिससे इन मूल तत्वों का उपयोग पुनः जीवों के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। पौधे सीधे जड़ों के द्वारा ही ये अवशोषित करके उपयोग करते हैं, और इस तरह से पौधों से जीवों में पहुंचता है, जंतुओं जो कि भोज श्रृंखला के माध्यम से, भोज पदार्थों के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरित होते रहते हैं। और सभी जीवों की जब मृत्यु होती है तो इन्हीं अपघटक के माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से वापस जो तत्व अवशोषित किए गए हैं, इन तत्वों को वापस प्रकृति में लाते हैं। तो ये जीवाणु का मुख्य रूप से बहुत ही एक पदार्थों के चक्रीकरण में मुख्य भूमिका होती है। इसी तरह हम जो पदार्थों के प्रिजर्व रखने के लिए, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो कुछ ही समय में खराब हो जाते हैं। इन पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सिलिका का उपयोग करते हैं, जो कि आपने देखा सिलिका उद्योग में शर्करा पदार्थ से एसिटिक अम्ल का जो निर्माण होता है, पहले शर्करा से अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल से सिलिका प्राप्त होता है। तो इसी सिलिका का उपयोग हम भोज पदार्थों के संरक्षण में उपयोग करते हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अचार, विभिन्न प्रकार के अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, जितने भी अचार जो हैं, जैम है, जेली है, इन सब का उपयोग हम सिलिका के द्वारा संरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह जीवाणु का उपयोग के रूप में हम देखें, रेशे की रेटिंग के लिए, पौधों से रेशों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे जितने भी रेशेदार प्लांट हैं, जूट, पटसन के बारे में आपने सुना, देखा है, इन सब के जितनी भी रस्सियां बनती हैं, बोरा बनता है, ये सब पौधों के से ही प्राप्त होती हैं, और ये जीवाणु के द्वारा ही पौधों से रेशों के रूप में ये अलग करने किया जाता है। इसी तरह चमड़ा उद्योग में भी जो वसा को अलग करने के लिए जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जीवाणु के माध्यम से ही ये फिर से जो जंतु शरीर में जितने भी वसा हैं उनको अलग कर दी जाते हैं, जिसका उपयोग हम चमड़ा के विभिन्न उपयोग करते हैं। चप्पल, जूते, बैग, इन सभी चीजों का उपयोग हम आज चमड़ा के माध्यम से करते हैं। तो ये सब जो चमड़ा है, ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे आवश्यक पदार्थों में से हैं, जिनका उपयोग हम जीवाणु के माध्यम से ही तैयार कर सकते हैं। इसी तरह हम मुख्य रूप से जितने भी औषधि प्राप्त करते हैं, जितने एंटीबायोटिक हैं, ये सभी हमारे जीवाणु के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनमें से विभिन्न जो जीवाणु हैं, एक्टिडीन, एम्फोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन, क्लोरोमाइसिन, ल्यूकोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोसाइनिन,
बेसिटीन, ग्रेमिसिडीन, टायरोथ्रिनीन, पॉलीमेक्सिन, ये जितने भी एंटीबायोटिक हैं, ये सभी एंटीबायोटिक जीवाणु से ही प्राप्त होते हैं, जो कि दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, इनके विरुद्ध इनके उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से सबसे अधिक हमको औषधि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इन्हीं जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए विशेष जो जीवाणु हैं, नष्ट करने के लिए वैक्सीन के रूप में या टीकाकरण के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग एंटीबायोटिक के माध्यम से करते हैं। इसी तरह विटामिन्स, जो कि जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इन्हीं विटामिनों के द्वारा जीवों के विकास के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, ये विशेष जैविक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे भोजन में पाचन के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाचन की क्रिया के लिए, जैसे कि सेल्यूलोज, जो कि पादप में सेल्यूलोज पाया जाता है, और इन जितने भी शाकाहारी जंतु हैं, इन शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज पाचन करने के लिए सेलुलेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। ये जीवाणु के द्वारा ही स्रावित होते हैं, जिससे ये सेलुलोज का पाचन आसानी से हो सके। तो सेलुलोज का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? सेलुलेज एंजाइम के द्वारा। ये सेलुलेज एंजाइम कैसे आए? जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसी तरह बैसिलस सब्सिटीज जीवाणु, जो कि प्रोटीज एंजाइम, पाचन की क्रिया में प्रोटीन के अपघटन के लिए प्रोटीज एंजाइम ये क्रियाशील होते हैं और प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो प्रोटीन पाचन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? प्रोटीज एंजाइम। इसी तरह क्लस्ट्रीडियम जीवाणु जो है ये पैक्टिनेज एंजाइम का श्रवण करता है। ये भी पैक्टिनेज जो एंजाइम है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन अपघटन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इन सभी जीवों का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन सबका उत्पादन की क्रिया के माध्यम से या औषधि के रूप में या एंटीबायोटिक के रूप में हम विशेष क्षेत्रों में इनका उपयोग देखते हैं। तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में जितने भी आज हमने अब जीवाणु के बारे में जो अनुप्रयोग देखा है, ये हमारे सभी दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। तो इस तरह से हम अपने सूक्ष्म जीवों के बारे में आप सभी बहुत कुछ अध्ययन के दौरान सीखे। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि जीवाणुओं को अधिक से अधिक और इनका उपयोग करना सीख पाएं, या इनका विभिन्न उत्पादनों के क्षेत्र में इसके और अनुसंधान किए जाएं, जिससे ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो। तो इस तरह से हम अपना इसी बिंदु के आधार पर जीवाणु के अनुप्रयोग के बारे में आपको बताएं, और इस तरह से हम आप सबका धन्यवाद।